नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का क्रैकेडमी में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन, फिर उसके तत्पश्चात हम अपने क्लासेस में डायरेक्ट एंट्री करेंगे। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन ये है कि समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय का नया बैच प्रारंभ हो चुका है। जो भी विद्यार्थी समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय में एडमिशन लेना चाहते हैं वो जितना जल्दी हो सके वह एडमिशन ले सकते हैं, जिसकी फीस 16,999 रुपये है। लेकिन आप 15 जून के अंदर एडमिशन लेते हैं तो आपको 3,000 रुपये का ऑफ दिया जाएगा। और दोस्तों, आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना है क्रैकेडमी में जो भी बैचेस चल रहे हैं उनसे संबंधित, तो आप 8004020005 पर कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों, आपका समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय का फ्री काउंसलिंग की भी सुविधा दी गई है, तो आप 8004020005 पर कॉल करके फ्री काउंसलिंग भी अपना करा सकते हैं। उसका कोई भी चार्ज नहीं है। और दोस्तों, दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि क्रैकेडमी ऐप जो है वह लाइव हो चुका है। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रैकेडमी ऐप का लिंक दिया गया है, आप उसे टच करके क्रैकेडमी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम अपने क्लासेस में एंट्री करते हैं, लेकिन उसके पहले आप प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, क्लासेस खत्म होने के बाद आपको क्लासेस कैसे लगे आप एक कमेंट करके अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराएं। दोस्तों देखिए, बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि यूपीएससी ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया। हिंदी माध्यम की सबसे बड़ी समस्या यह रही कि वह अपने वैकल्पिक विषय के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा जागरूक भी नहीं रहते हैं, वह अपने वैकल्पिक विषय को तैयार भी नहीं करते हैं। लेकिन आप अपने वैकल्पिक विषय को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके ही इस एग्ज़ाम में एंट्री करें, ताकि हम प्रीलिम्स अकेले क्वालिफाई न करें, हम मुख्य परीक्षा और फिर साक्षात्कार सब कुछ क्वालिफाई करें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपने क्लासेस में आते हैं। अभी मैं अपने पिछले क्लासेस में आपको क्या चर्चा किया था, यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का आविर्भाव, इस पर हमने आपसे डिटेल में चर्चा किया कि आखिरकार यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का क्या कैसे उद्भव हुआ, बहुत डिटेल में आपसे चर्चा किया। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कुल 4 शब्दों की चर्चा की गई है इस लाइन में। आपके यूपीएससी ने सिलेबस में भी यही लाइन पूरा लिखा हुआ है। जब आप समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के यूनिट फर्स्ट को देखेंगे तो उसमें लिखा है समाजशास्त्र विद्या शाखा। क्या लिखा है? समाजशास्त्र विद्या शाखा। और उसके फर्स्ट टॉपिक में लिखा गया है यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का आविर्भाव। हमने दोस्तों इसमें आपको कुल 4 शब्द दिखाया हूं कि इसमें 4 शब्द हैं। यूरोप में आधुनिकता, लगभग 14वीं शताब्दी से यूरोप में आधुनिकता का प्रारंभ होता है, लेकिन उसके पहले जो मध्यकालीन यूरोप था वह एक परंपरागत समाज था। हमने आपको इस पर बृहद स्तर पर चर्चा किया। फिर उसके बाद यूरोप में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, 3 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना, जिसमें पुनर्जागरण, और इसमें हमने वैज्ञानिक क्रांति और वाणिज्यिक क्रांति को देखा। फिर उसके बाद फ्रांस की क्रांति और फिर उसके बाद आपके औद्योगिक क्रांति। इन्होंने यूरोप के समाज में व्यापक स्तर में परिवर्तन लेकर आए, और ये जो परिवर्तन था यही समाजशास्त्र के उद्भव का एक पृष्ठभूमि तैयार किया। अर्थात कि समाजशास्त्र 1838 में आपके सामने इन सभी प्रारूपों से गुजरने के तत्पश्चात दिखाई दिया। अगस्त काम्टे इसके पितामह थे, अगस्त काम्टे इसके जन्मदाता थे, लेकिन समाजशास्त्र शब्द वह प्रारंभ में नहीं रखना चाहते थे। वह प्रारंभ में कौन सा शब्द रखना चाहते थे? प्रारंभ में वह सोशल फिजिक्स
क्योंकि वह समाजशास्त्र को एक विज्ञान बनाना चाहते थे। लेकिन बेल्जियम के एक विद्वान क्वेटलेट के द्वारा यह शब्द का प्रयोग करने के कारण एक अगस्त काम्टे के अंदर जो मोह था सोशल फिजिक्स रखने का, वह भंग हो जाता है और उन्होंने समाजशास्त्र शब्द को उद्भव 1838 ईस्वी में किया और उन्होंने वहां पर बताया कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। राइट दोस्तों, इस पर हमने व्यापक स्तर पर चर्चा कर लिया। आज का जो चर्चा का बिंदु है वह क्या है? वह चर्चा का बिंदु है यूरोप में आधुनिकता। आज का जो चर्चा का बिंदु है, अब आप अगर पिछले क्लासेस को देखे होंगे तो आपको यह क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपके यूपीएससी ने कुछ इस टाइप के भी प्रश्न पूछता है। यूरोप में आधुनिकता के विकास का यूरोप के समाज पर प्रभाव, यूरोप के समाज पर प्रभाव। राइट दोस्तों, आपका यूपीएससी कुछ इस अंदाज में भी प्रश्न पूछ लेता है, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिए। अगर हमने पिछले क्लासेस आप लोगों ने अगर देखा होगा तो यह टॉपिक आपको बहुत आसानी से और सरल शब्दों में समझ में आएगा। राइट दोस्तों, तो पिछला क्लासेस जरूर आप देख लेना। अगर आपने मेरा एक क्लासेस समाजशास्त्र की विद्या शाखा का जो मैंने यूनिट फर्स्ट में जितने सिलेबस है और उसके अनुसार क्वेश्चन को मैंने वहां पर दिखाया हूं, आप जाकर क्लास देख लेना। तो दोस्तों, अगर आपने उन क्लासेस को देखेंगे तो वहां पर मैंने प्रश्न रख जितने यूपीएससी ने पूछा है वहां पर मैंने रख दिया है। उनके आधार पर एक टॉपिक यह भी निकल कर आता है, यूरोप में आधुनिकता के विकास का यूरोप के समाज में क्या प्रभाव पड़ा। एक और सकारात्मक प्रभाव पड़ा, तो कहीं न कहीं यूरोप के समाज में कुछ अलग स्तर का भी परिवर्तन हुआ और कुछ अलग स्तर के समस्याएं भी उत्पन्न हुई। राइट, हमने अपने पिछले क्लासेस में ये देखा कि यूरोप का समाज जो एक परंपरागत समाज था मध्यकालीन यूरोप में, वह बिल्कुल धार्मिक समाज था। सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा था। हर एक क्षेत्र में धर्म ने अपना नियंत्रण स्थापित किया हुआ था। तो दोस्तों, जब आधुनिकता आई और पुनर्जागरण हुआ, तो पुनर्जागरण ने क्या काम किया? पुनर्जागरण ने लोगों को तार्किक बनाया। वैज्ञानिक क्रांति ने लोगों को तार्किक बनाया और लोग जो है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर सोचना शुरू किए। पुनर्जागरण ने लोगों को शून्य से सोचना प्रारंभ कर दिया। पुनर्जागरण ने कारण तथा परिणाम के बीच के संबंधों को जानने की लोग कोशिश करने लगे और लोगों ने प्रश्न करना शुरू किया। तो यहां पर अगर फर्स्ट पॉइंट निकल के आए तो क्या हम लिख सकते हैं कि यूरोप में आधुनिकता जब जन्म ली तो यूरोप के समाज में क्या प्रभाव देखने को मिला? तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट यह निकल के आया कि सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार होना शुरू हुआ। क्या हम लिख सकते हैं? सभी लोग कमेंट करें। एक और जो आपके यूरोप का ट्रेडिशनल समाज था, वहां पर सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म का नियंत्रण था। धर्म की सत्ता को चुनौती दे पाना एक कठिन कार्य था। आप चुनौती नहीं दे सकते थे। लेकिन जब पुनर्जागरण हुआ तो
एक तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार हुआ। तो जो परंपरागत समाज था जिसमें सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म ने नियंत्रण स्थापित किया था, उसको प्रतिस्थापित करके तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने अपना स्थान ग्रहण किया। तो सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार हुआ। अब दोस्तों दूसरा यहां पे पॉइंट यह निकल के आ रहा है कि सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में, सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म के प्रभाव में कमी आई। कह सकते हैं कि धर्म के प्रभाव में कमी आई, कह सकते हैं। और धर्म आधारित मूल्य एकमत्यता कमजोर हुआ, एकमत्यता कमजोर हुआ। क्या हम कह सकते हैं? समझिए, अभी हमने देखा कि सामाजिक जीवन के यूरोप का जो ट्रेडिशनल समाज था, सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म का नियंत्रण था। अब तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जब प्रसार हुआ तो जाहिर सी बात है कि धर्म के प्रभाव में कमी आएगी। हमने अपने पिछले क्लासेस में देखा कि जो यूरोप में भू केंद्रित अवधारणा थी, धर्म के आधार पर भू केंद्रित अवधारणा, अर्थात कि पृथ्वी समस्त विश्व के केंद्र में था, लेकिन कोपरनिकस के खोज ने सूर्य केंद्रित अवधारणा के जन्म लेने के बाद अब भू केंद्रित अवधारणा खत्म हुई और सूर्य केंद्रित अवधारणा का शुरुआत हुआ। तो धर्म के प्रभाव में क्या आई? कमी आई। जब लोग वैज्ञानिक एवं तार्किक सोचेंगे तो जो पोप एवं पादरी हैं, जिन्होंने अपने अनुसार ग्रंथों का निर्माण करके और अपने स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए वह जनता, जो यूरोप का समाज है, उसका शोषण करते थे, अब लोग प्रश्न करना शुरू करेंगे, तार्किक आधार पर विचार करना शुरू करेंगे, निष्पक्ष विचार करना शुरू करेंगे। तो इससे धर्म के प्रभाव में कमी आएगी। और जो धर्म आधारित मूल्य थे उस पर लगभग सभी का एक समान सोच था, लोग उसे स्वीकार करते थे, उसमें कमजोरी आएगी। समझ में आ रहा है सभी को? सभी लोग कमेंट करें। अब दोस्तों जब फ्रांस की क्रांति हुई, तीसरा क्या निकल के आता है पॉइंट? हम कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं? यूरोप में आधुनिकता के विकास का यूरोप के समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रथम स्थान पे सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार। दूसरा, सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म के प्रभाव में कमी और धर्म आधारित मूल्य एकमत्यता कमजोर हुआ। तीसरा यहां पर पॉइंट निकल के आता है जब आपने देखा कि फ्रांस की क्रांति हुई। कब फ्रांस की क्रांति हुई? 1789 ईस्वी में। वहां से 3 शब्द निकल कर आए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तब लोग अपने अधिकारों से परिचित हुए और उन अधिकारों की मांग बढ़ी जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक थे। उसकी मांग बढ़ी। अब लोग अपने स्वतंत्रता, हमें कहां तक की स्वतंत्रता की आवश्यकता है जहां से हम अपना व्यक्तित्व का विकास कर सके, लोग उससे परिचित हुए। समानता का भाव जन्म लिया। हम गरीब क्यों हैं? आखिरकार मेरे अंदर योग्यताएं हैं, फिर भी हम क्यों निचले पायदान पर अभी भी उपस्थित हैं? हम उच्च पायदान पर क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? लोगों ने प्रश्न किया और बंधुत्व का भाव जन्म लिया। फ्रांस की क्रांति ने एक व्यापक स्तर का क्या किया? परिवर्तन लाया। तो यूरोप
में आधुनिकता आई और उसका यूरोप के समाज में तीसरा क्या प्रभाव पड़ा कि स्वतंत्रता, समानता एवं सामाजिक न्याय के मूल्यों का विकास तथा परंपरागत मूल्य व्यवस्था पर आधारित जो भी सामाजिक संरचनाएं थी वह क्या हुई, कमजोर हुई। राइट दोस्तों, क्या हुई, कमजोर हुई। अब परंपरागत मूल्य व्यवस्था पर आधारित सामाजिक संरचना यूरोप का कैसा था, आपको मैंने बताया था कि वहां पर जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का निर्धारण था, अर्थात कि हाई क्लास और लोअर क्लास का जो निर्धारण था परंपरागत समाज में जो यूरोप का था, वह रिलीजियन पर आधारित था, धर्म पर। उसमें पोप और पादरी जो थे वो उच्च पर थे। पोप और पादरी क्या थे, उच्च पर थे। उसके नीचे राजा और सामंत और आपके कुलीन वर्ग आते थे। और दोस्तों, सबसे निचले पायदान पर मजदूर, श्रमिक और आपके छोटे मोटे व्यापारी ये आते थे। ये यूरोप का ट्रेडिशनल समाज की संरचनाएं थी। यहां पर राजा को धर्म का समर्थन प्राप्त था। बहुत अच्छे तरीके से मैंने पिछले क्लासेस में चर्चा कर चुका हूं। तो जब स्वतंत्रता, समानता एवं सामाजिक न्याय के मूल्यों का विकास हुआ यूरोप में, तो अब यह जो परंपरागत मूल्य व्यवस्था है, इस पर आधारित जो भी सामाजिक संरचना है वह क्या होगी, कमजोर होगी। तो ऐसा यूरोप में होना शुरू हुआ। अब यहां पर चौथा पॉइंट क्या निकल कर आ रहा है, अभी तक यूरोप में कैसी व्यवस्थाएं थी शिक्षा के स्तर पर, तो धार्मिक शिक्षाएं दी जाती थी। जो ये पोप और पादरी थे, ये पोप और पादरी क्या करते थे, जो भी ग्रंथों का निर्माण करते थे वह उन्हीं की शिक्षा आम जनमानस में प्रसारित करते थे। लेकिन दोस्तों, अब यह भी कमजोर हुआ। आधुनिक शिक्षा का यूरोप में प्रचार प्रसार शुरू हुआ, क्योंकि उस वक्त जो बुद्धिजीवी वर्ग थे उन्होंने कई अवधारणाएं देना शुरू किया, जैसे डार्विन का उद्विकास सिद्धांत, रूसो द्वारा लोकतंत्र की अवधारणा का विकास, जॉन लॉक, हॉब्स, ये सब चिंतक उस वक्त जन्म लिए और उन्होंने कई अवधारणाएं देना शुरू किया जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है, जो व्यक्ति को एक निचले पायदान से उठाकर सबसे उच्च पायदान तक पहुंचाने की ओर दिशा दे, जहां पर योग्यताओं का अहमियत हो। तो ऐसा यूरोप में शुरू हुआ। तो यूरोप में अब धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा जन्म ली। धर्म निरपेक्ष की अवधारणा, अर्थात कि ये जो राजा है जिसको धर्म का समर्थन प्राप्त है, अब ये राजा अलग हो, जिसका कार्य है राजनीति करना, प्रजा का देखभाल करना, जिस राजा का कर्तव्य है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख हो, और धर्म का काम अलग हो। धर्म का काम
धर्म देखे और जो राजा है, अब राजतंत्र की जगह लोकतंत्र का विकास हुआ तो लोकतंत्र में जो गवर्नमेंट है वह अलग हो, ऐसी अवधारणा का विकास हुआ। तो धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक शिक्षा के प्रसार के साथ उपरोक्त स्थिति की व्यापकता में वृद्धि हुई। उपरोक्त स्थिति की व्यापकता में वृद्धि हुई। सभी को समझ में आ रहा है? वृद्धि हुई, सभी लोगों को समझ में आ रहा है? ये चारों पॉइंट सभी लोग क्लियर हुए? अभी इसको फिर स्लाइड में भी समझेंगे, अभी लिख कर समझ लिया जाए। तो ये चारों पॉइंट सभी को समझ में आए। अब आगे क्या होता है? यूरोप में आधुनिकता आने से यूरोप के समाज में क्या परिवर्तन आया? तो अब आगे जो परंपरागत समाज की तरह प्रदत्त परिस्थिति, समझिए, प्रदत्त परिस्थिति की जगह किसका महत्व बढ़ा? अर्जित परिस्थिति का। ये ध्यान रखना, अर्जित परिस्थिति के महत्व में वृद्धि हुई। महत्व में क्या हुई? वृद्धि हुई। फलतः क्या परिणाम निकल के आया? तो फलतः सामूहिकता की भावना कमजोर हुई। सामूहिकता की भावना क्या हुई? तो फलतः सामूहिकता की भावना कमजोर हुई तथा वादिता में क्या हुई? वृद्धि हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। हमने जब यूरोप का परंपरागत समाज आपको पढ़ा रहे थे तो बताया था कि उस दौरान प्रदत्त परिस्थिति जो जन्मजात था, वंशानुगत पर आधारित था। जैसे अगर भारत में देखा जाए तो ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण, चाहे वह नीच कार्य करे, लेकिन उसको सबसे शुद्ध माना जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण को सबसे शुद्ध के रूप में देखा जाता है। और एक शूद्र जो सबसे निचले पायदान पे है, वह कितना भी योग्यता हो, वह कितना शुद्ध कार्य करता हो, लेकिन उसको सबसे नीच। तो क्या था परंपरागत समाज में? प्रदत्त परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति को महत्व नहीं दिया गया था। लेकिन यूरोप में जब आधुनिकता आई, फ्रांस की क्रांति हुई, पुनर्जागरण हुआ, धर्म की भावनाएं कमजोर हुई, उसका स्थान तार्किकता एवं वैज्ञानिकता ने लिया, तो उसका प्रभाव यह निकल के आया कि अर्जित परिस्थिति के महत्व में वृद्धि हुई। और जब अर्जित परिस्थिति के महत्व में वृद्धि होगी तो सामूहिकता की भावना कमजोर होगी और व्यक्तिवादिता में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपको मैं बताया था कि यूरोप का जो परंपरागत समाज था वह एक कृषि प्रधान समाज था। भूमि का मालिक सामंत होते थे और उस भूमि पर कार्य करने वाले किसान होते थे। अब कृषि में उच्च उत्पादकता के लिए यह अत्यंत आवश्यकता था कि समूह का विकास हो। इस कारण यूरोप में परिवार एवं नातेदारी व्यवस्था को महत्व दिया जाता था।
परंपरागत समाज में, क्योंकि परिवार और नातेदारी में ही सामूहिकता की भावना होती थी, ताकि अधिक से अधिक कृषि का क्या हो सके, उत्पादन हो सके। अब जब अर्जित परिस्थिति के महत्व में वृद्धि हुई तो सामूहिकता की भावना कमजोर हुई और व्यक्तिवादिता अर्थात कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है उस प्रक्रिया के महत्व में वृद्धि देखने को मिला। तो यह 5वां पॉइंट आपका निकल कर आता है। अब जब सामूहिकता की भावना कमजोर होगी, व्यक्तिवादिता में वृद्धि होगी, तो इससे एक पॉइंट निकल कर आ रहा है कि भावनात्मक संबंध अब कमजोर होंगे। भावनात्मक संबंध क्या होंगे, कमजोर होंगे, क्योंकि यूरोप का जो समाज था एक धार्मिक समाज था और धर्म सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था और वह अपना प्रभाव जमाया था। यहां पर जो पोप एवं पादरी थे भावनात्मक रूप से लोगों को जोड़े रखते थे, लेकिन विज्ञान में भावनाएं नहीं होती है, तो भावनात्मक संबंध क्या हुआ, कमजोर हुआ, क्योंकि अब तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास यूरोप में हो गया था और यूरोप का समाज अब धर्म से विज्ञान की ओर आगे बढ़ रहा था। धर्म आपका इस लोक के विषय में वार्ता नहीं करता है, वह उस परलोक के विषय में बात करता है जिसको इस मानव समाज ने देखा तक भी नहीं है। वह उस परलोक की बात करता है। अब जब उस परलोक की बात करता है तो वह मनुष्य के अंतिम लक्ष्य को बार बार याद कराता है कि तुम ऐसा कार्य नहीं करोगे तो तुम मोक्ष की ओर अग्रसर नहीं हो पाओगे, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ये भावनात्मक संबंध से जोड़ लेते थे। अब क्या हुआ, यह संबंध कमजोर हुआ। भावनात्मक संबंध क्या हुआ, कमजोर हुआ और अवैयक्तिक एवं औपचारिक संबंध क्या हुए, मजबूत हुए। औपचारिक संबंध का विकास हुआ। ठीक है दोस्तों, का विकास हुआ। सभी को समझ में आ रहा है? सभी लोग एक बार कमेंट कर दें और प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बहुत अच्छे से चीजों को समझाया जा रहा है और यदि आप पिछला क्लासेस नहीं देखे तो आपको यह क्लासेस नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैंने अपने पिछले क्लासेस में यूरोप का जो समाज था, परंपरागत समाज, उस पर वृहद स्तर पर एनालिसिस किया, वृहद स्तर पर अपना प्रकाश डाला कि कैसा यूरोप का परंपरागत समाज था और वो जो 3 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना घटी उसने क्या प्रभाव यूरोप में डाला जिससे यूरोप का समाज परिवर्तन हुआ, तो वो मैंने ले चुका हूं। ठीक है, तो ये सब जो आपने अभी 6 पॉइंट देखा, ये सब यूरोप के समाज की विभिन्न समस्याएं थी जिसके मूल में कहीं न कहीं आधुनिकता का उद्भव हुआ था। यूरोप की जो समस्याएं थी, धर्म, सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों पे धर्म का प्रभाव, व्यक्ति को महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं दिया जाता था, यह सब दोस्तों क्या हुआ, कमजोर हुआ। चलिए अब दोस्तों एक पॉइंट और निकल कर आता है। एक पॉइंट ये निकल के आया कि राजतंत्र कमजोर हुआ। राजतंत्र क्या हुआ, कमजोर हुआ।
राजतंत्र कमजोर हुआ और लोकतांत्रिक व्यवस्था के दिशा में, व्यवस्था की दिशा में क्या हुआ दोस्तों? आंदोलन प्रारंभ हुआ। ऐसा क्यों हुआ? आप लोगों को मैंने बताया था कि राजतंत्र व्यवस्था में आप देखिए, सिंपल से ये आपका एक साम्राज्य है। क्या है? साम्राज्य। यहां पर सेंट्रल में राजा बैठा है और यहां पर आम जनमानस, ठीक है। और जो आपका यूरोप के समाज में जो उच्च और निम्न वर्ग का निर्धारण था वो धर्म पर आधारित था, तो इसमें सबसे उच्च में पोप और पादरी, आपका राजा और आम जनमानस, मजदूर, श्रमिक वर्ग और ये सब। तो आपके पोप एवं पादरी उच्च, राजा, सामंत और कुलीन वर्ग ये सब यहां पर थे। और ये सब, राजा को किसका समर्थन प्राप्त था? धर्म का। अर्थात कि जब आप राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, ओरिजिन ऑफ द स्टेट का जब डिवाइन थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां पर इसकी व्याख्या आपको बहुत बड़े मात्रा में मिलती है। तो मध्यकालीन यूरोप का ये व्यवस्था थी। अब राजा को यह पोप एवं पादरी जो होते थे वो आपके इस लौकिक जीवन में एकदम नियंत्रण स्थापित किए थे, धार्मिक एवं लौकिक जीवन पर। क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, ये डिसाइड करते थे, राइट? ये डिसाइड करते थे। और राजा को धर्म का समर्थन प्राप्त था और राजा को अब ये जो परलोक है, ये परलोक है, ईश्वर, गॉड। तो पोप एवं पादरी ये धर्म थे और धर्म परलोक की बातें करता था, इस आम जनमानस के मोक्ष की बातें करता था जो मानव का अंतिम लक्ष्य है और उसकी प्राप्ति का मार्ग भी बताता था। अब यहां पर क्या समझना है? यहां पर राजा को धर्म का समर्थन प्राप्त था और यह कहा गया कि राजा इस ईश्वर का अंश है। ईश्वर डायरेक्ट यहां पर शासन नहीं कर सकता है, इस कारण उसने एक प्रतिनिधि के रूप में राजा को भेजा है। राजा के मुखमंडल से निकलने वाले जो शब्द हैं वह ईश्वर के शब्द हैं। उसका विद्रोह करना, ये समझ लीजिए कि आपने ईश्वर की सत्ता पर प्रश्न चिन्ह उठाया है। यह इजाजत आम जनमानस को बिल्कुल भी नहीं थी। अगर आपने विद्रोह कर दिया राजा का तो आपने ईश्वर की सत्ता को चुनौती दी है और ईश्वर जो है आपको किसी न किसी रूप में दंड देगा। ये पोप एवं पादरी ऐसा मैसेज का प्रसार कर दिए थे, ठीक है। तो ये आपका, अब ये राजा चाहे नैतिक कृत्य करे चाहे अनैतिक, यहां पर प्रजा के सुख में राजा का सुख नहीं है, यहां पर राजा का भोग है, आनंद है, ऐशो आराम है, क्योंकि उसको तो ईश्वर का प्रतिनिधि बना दिया गया है, कुछ भी करे। तो दोस्तों क्या
इसका परिणाम निकल के आया कि अराजकता ज्यादा बढ़ने लगी, राजा निरंकुश होने लगा, आम जनमानस परेशान होने लगी। लेकिन आपको मैंने बताया कि पुनर्जागरण और दूसरा फ्रांस की क्रांति, इन लोगों ने बहुत बड़े स्तर पे परिवर्तन लाया यूरोप के समाज में। फ्रांस की क्रांति ने लोकतंत्र की व्यवस्था का विकास होने में एक मददगार साबित हुआ। और 16 अब जैसे राजतंत्र कमजोर होना शुरू हुआ और लोकतांत्रिक व्यवस्था की दिशा में आंदोलन प्रारंभ हुआ, अर्थात कि अब जनता का शासन होना चाहिए। किसका? जनता का शासन। ठीक है, जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होना चाहिए। आप देखिए 1688 में इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति हुई और लोकतंत्र का विकास हुआ। ठीक है, उस वक्त यहां पर जॉन लॉक उपस्थित थे, वह जन्म ले लिए थे, जॉन लॉक। फिर उसके बाद 1789 में फ्रांस में लोकतांत्रिक दिशा में आंदोलन शुरू हुए। समझ रहे हैं? तो क्या हुआ, इन सब ने राजतंत्र को कमजोर किया और लोकतांत्रिक व्यवस्था की दिशा में आंदोलन प्रारंभ हुआ, अर्थात कि अब ये व्यवस्था कमजोर हुई। अब जनता का शासन ने अपना स्थान ग्रहण किया। सभी को यहां तक की प्रक्रियाएं समझ में आई कि नहीं? सभी लोग एक बार कमेंट करें। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वह कमेंट करके पूछ भी सकता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो वह पूछ सकता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गया, 7 पॉइंट तक। अब आते हैं अपने 8वें पॉइंट की ओर। 8वां पॉइंट क्या है? निकल कर आया, अर्थात कि यूरोप में आधुनिकता ने यूरोप के समाज में क्या प्रभाव डाला, उसमें 8वां पॉइंट क्या है? तो दोस्तों औद्योगिक क्रांति आपको बताया था। तो औद्योगिक विकास के साथ औद्योगिक क्रांति हुई। तो औद्योगिक क्रांति हुई तो जो गांव में रहने वाले श्रमिक थे वो शहर की ओर उन्मुख हुए और औद्योगिक क्रांति के कारण नगरों का निर्माण हुआ। लेकिन जो गांव के श्रमिक थे वो जब शहर गए तो नगरों में 2 वर्ग जन्म लिया, एक पूंजीपति वर्ग, एक श्रमिक वर्ग। अब जब पूंजीपति और श्रमिक वर्ग जन्म लिए तो पूंजीपति हमेशा लाभ उन्मुख कार्य करता है, श्रमिक सिर्फ अपना श्रम दे सकता है। पूंजीपति उत्पादन के हर एक संसाधनों पर नियंत्रण था, कितना उत्पादन होना है, कैसा उत्पादन होना है, सब कुछ उसके हाथ में था। श्रमिक सिर्फ अपना श्रम दे सकता है। और पूंजीपति जो थे वो श्रमिकों का शोषण प्रारंभ किए, अधिक से अधिक अपना लाभ बढ़ाने के उद्देश्य से। इससे क्या हुआ? इससे श्रमिक वर्गों में बेकारी, भूखमरी, गरीबी में वृद्धि हुई। अब जब वृद्धि हुई तो आर्थिक विषमता में भी वृद्धि हुई। तो औद्योगिक विकास के साथ आर्थिक विषमता में वृद्धि हुई, विषमता में वृद्धि हुई। अब दोस्तों वर्ग स्तरीकरण का विकास, अभी बता रहे हैं, सभी समझाएंगे, बस ध्यान से समझिए। वर्ग स्तरीकरण का विकास हुआ और दोस्तों और एक नवीन प्रकार की शोषणकारी व्यवस्था का उद्भव हुआ। शोषण
कारी व्यवस्था का शोषणकारी व्यवस्था का उद्भव हुआ। आइए समझते हैं, क्या ये गुड़ खिलाएगा? आइए, तो अभी मैंने बताया औद्योगिक क्रांति, जो औद्योगिक क्रांति थी, ठीक है दोस्तों, औद्योगिक क्रांति, वह औद्योगिक क्रांति जो था वह किस महत्व को बढ़ाया? तो वह धन के महत्व में वृद्धि किया। राइट, धन के महत्व में क्या किया? वृद्धि किया। कैसे? औद्योगिक क्रांति ने धन के महत्व में कैसे वृद्धि किया? तो औद्योगिक क्रांति जो था वह ढेर सारे वस्तुओं के उत्पादन को संभव बनाया। ठीक है, उत्पादन को क्या बनाया? संभव बनाया। और दोस्तों ढेर सारे वस्तुओं के उपभोग के लिए, भाई जब वस्तुओं का उत्पादन होगा तो ढेर सारे वस्तुओं का उपभोग भी होगा, तो ढेर सारे वस्तुओं के उपभोग के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? धन की जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी कि नहीं? थोड़ा सा समझिए, धन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी, राइट। तो धन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए समाज में क्या इंपॉर्टेंट हुआ? धन महत्वपूर्ण हुआ समाज में। ठीक है, औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव निकल कर आया? औद्योगिक क्रांति से धन के महत्व में वृद्धि हुई। जो पूंजीपति है वह ढेर सारे उत्पादन करेगा, और जो वह उत्पादन करेगा उसके लिए भी उसे धन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि निवेश करेगा तभी तो वह उत्पादन होगा। राइट। अब जैसे उत्पादन हुआ, अगर उपभोग नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं, तो उपभोग भी होना चाहिए। तो उस उपभोग के लिए भी किसकी जरूरत पड़ेगी? धन की जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों जिसके पास धन है, भाई इस व्यक्ति के पास धन है, तो वह अपने जरूरत के सारे वस्तुओं का क्या कर सकता है? उपभोग कर सकता है। और यदि इसके पास धन नहीं है, इसके पास धन नहीं है, तो वह उपभोग नहीं कर सकता है। राइट, वह क्या? उपभोग नहीं कर सकता है। तो धनी लोग समाज में एक नई प्रतिष्ठा के साथ उभर कर सामने आए। और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या निकल के आई, अब ये समझिए। बहुत अब इंपॉर्टेंट चीज पर मैं बात करने जा रहा हूं और आप समझिए। अब देखिए, औद्योगिक विकास के साथ आर्थिक विषमता में वृद्धि हुई। इस लाइन का मतलब आप लोगों को मैं समझा दिया। क्योंकि औद्योगिक विकास के कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण धन के महत्व में वृद्धि हुई। धन के महत्व में वृद्धि हुई। अब औद्योगिक क्रांति ने नगरों का विकास किया।
ग्रामीण जो व्यवस्था थी वो कृषि प्रधान थी और कृषि में तमाम प्रकार के बेरोजगारी पाई जाती है, कभी मौसमी बेरोजगारी, कभी प्रच्छन्न बेरोजगारी, कभी छिपी हुई बेरोजगारी, कई प्रकार के बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो दोस्तों क्या यहां पर समझाना है, ये देखिए। अब क्या हुआ कि जो गांव के श्रमिक वर्ग था वह वहां से निकलकर जहां पर औद्योगिक क्रांति हुई, जहां पर उद्योग का विकास हो रहा था, वो यहां से निकलकर वहां पर पहुंचे। अब यहां से निकलकर क्या हुआ, वो वहां पर पहुंचे। अब क्या हुआ कि नगरों में जहां पर उद्योग का विकास हो रहा था वहां पर एक और पूंजीपति, एक और लेबर, ये दो वर्गों का जन्म हुआ। ये जो पूंजीपति है यह लाभ उन्मुख कार्य करता है, इसको लाभ चाहिए, धन का भूखा होता है, तो वह लाभ को निरंतर बढ़ाना उसका कार्य है। लेकिन एक और जो श्रमिक है वह सिर्फ अपना श्रम देता है। अब ये जो पूंजीपति वर्ग है वह अपना लाभ बढ़ाने के लिए क्या करता था, जैसे श्रमिक को 10 घंटे के लिए उसने एक कारखाने में कार्य करने के लिए आमंत्रित किया और इस 10 घंटे का उसे 5,000 पारिश्रमिक देगा। कितना देगा? 10 घंटे का 5,000। ठीक है, समझिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो रही है, समझिए। 10 घंटे का कितना दे रहा है? 5,000। अब ये क्या काम करता था, ये 10 घंटे का 5,000, तो ये क्या काम करता था? पूंजीपति 4,000 देता था और 10 घंटे की जगह 14 घंटे कार्य करवाता था और ये 4 घंटे अतिरिक्त जो था उसका पारिश्रमिक नहीं देता था। तो औद्योगिक क्रांति ने धन के महत्व में वृद्धि किया। अब दोस्तों ये जो पूंजीपति है यह ढेर सारे वस्तुओं का उत्पादन करेगा, लेकिन वस्तुओं को उत्पादन हुआ तो उपभोग भी होना चाहिए, तो ढेर सारे वस्तुओं के उपभोग के लिए भी, उत्पादन के लिए भी धन की आवश्यकता, उपभोग के लिए भी धन की आवश्यकता। तो जिसके पास धन है वह उपभोग करेगा, जिसके पास धन नहीं है वो उपभोग नहीं करेगा। तो धनी लोग समाज में एक नई प्रतिष्ठा के साथ उभर कर सामने आए। तो दोस्तों वर्ग स्तरीकरण का विकास हुआ। अब यहां पर वर्ग स्तरीकरण का विकास हुआ, अर्थात कि अब उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का निर्धारण किसके आधार पर होने लगा? तो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का निर्धारण, निम्न वर्ग का निर्धारण धन के आधार पर होने लगा। पहले उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का निर्धारण धर्म के आधार पर होता था, अर्थात कि पोप एवं पादरी उच्च पर, मध्यम में आपके राजा, सामंत एवं कुलीन वर्ग जिनको धर्म का समर्थन प्राप्त था, और सबसे निम्न में आपके मजदूर वर्ग, आपके श्रमिक वर्ग, आपके व्यापारी वर्ग। ये जो निम्न वर्ग था ये दो पार्ट में डिवाइड था, एक आपका व्यापारी वर्ग और सबसे नीचे मजदूर और श्रमिक वर्ग। ये जो व्यापारी वर्ग था अब यह यहां से ऊंचा उठना शुरू हुआ, क्योंकि अब उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का निर्धारण धन करने लगा। तो इससे नवीन प्रकार की शोषणकारी व्यवस्था का उद्भव हुआ। नवीन प्रकार की शोषणकारी व्यवस्था का उद्भव आपको मैंने बताया, अर्थात कि जिसके पास पैसा है वह उच्च वर्ग, जिसके पास नहीं है वह निम्न वर्ग कहलाएगा। धन ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। सभी को यहां तक समझ में आया कि नहीं? अब ये जो व्यापारी वर्ग था, जो जब व्यवस्था उच्च वर्ग और निम्न वर्ग धर्म पर आधारित था, तो सबसे निचले पे आपका कौन था? सबसे निम्न में दो पार्ट में डिवाइड था। निम्न में आपका एक व्यापारी और दूसरा
जो सबसे नीचे था वह श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग। अब ये जो व्यापारी वर्ग था ये उठकर उच्च वर्ग में आ गया, क्योंकि यह पूंजीपति थे, व्यापारी थे। तो ये व्यापारी आर्थिक संदर्भ में टॉप पर चले गए। भले वह परंपरागत व्यवस्था में अगर सोपान क्रम देखें तो सबसे निचले पायदान पर थे, लेकिन इस नए सोपान क्रम में यह क्या हुआ, ऊंचे उच्च वर्ग में आसीन हो गए। तो दोस्तों अब सोपान क्रम का निर्धारण धन के आधार पर होने लगा। तो इससे एक नवीन प्रकार की शोषणकारी व्यवस्था का उद्भव हुआ, जिसमें पूंजीपति जो था वह श्रमिकों का शोषण किया करता था। अब आप लोग समझ गए? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? और दोस्तों इस यूरोप अभी औद्योगिक क्रांति ने क्या दिया, नगरों को जन्म दिया। तो अभी मैंने आपको बताया, तो सबसे लास्ट पॉइंट क्या निकल के आया कि नगरीकरण जनित अनेक समस्याओं का उद्भव हुआ। समस्याओं का क्या हुआ, उद्भव हुआ। राइट दोस्तों, नगरीकरण जनित अनेक। अब औद्योगिक क्रांति के कारण नगरों का विकास हुआ। अब वहां पर दो वर्ग, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग। पूंजीपति के बड़े बड़े बिल्डिंग, ऐसे ऐसे ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े बिल्डिंग रहते थे इनके, ठीक है, बड़े बड़े बिल्डिंग। लेकिन यही बिल्डिंग के बगल बगल एक स्लम एरिया का भी विकास हुआ। स्लम एरिया जो झुग्गी झोपड़ी में अपना जीवन व्यापन करते थे, एकदम गंदे भरी जिंदगी, यहाँ पर एकदम स्वच्छ और यहाँ पर पास ही में गंदे। तो झुग्गी झोपड़ी स्लम एरियाओं का विकास हुआ। तो नगरीकरण जनित अनेक समस्याओं का उद्भव हुआ। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि यूरोप में इस आधुनिक समाज के विकास ने यूरोप के समाज में तो परिवर्तन लेकर आया, लेकिन कई तरह के नवीन समस्याओं को भी जन्म दिया। और इन्हीं समस्याओं पर चिंतन कार्य शुरू हुआ और इसी आधार पर समाज शास्त्र का उद्भव हुआ। राइट दोस्तों, अब सबको समझ में आ गया, सभी क्लियर हो गए। आइए अब एक बार इन्हीं सबको स्लाइड के माध्यम से समझ लेते हैं फटाफट, ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट और लेंगे, टॉपिक खत्म। ठीक है, आइए। तो दोस्तों यूरोप में आधुनिकता के विकास का यूरोप के समाज पर प्रभाव। तो सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार। अब टॉपिक क्या, मैं स्लाइड के माध्यम से सभी समझ रहे हैं, आप सिर्फ सुनिए और समझने का प्रयास करिए फटाफट। हमने बहुत डिटेल में सभी चीजें समझा दी हूं, और प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज अधिक से अधिक करने की कोशिश करें, यही बस आपसे मेरी प्रार्थना है। ठीक है, तो यूरोप में आधुनिकता के विकास का यूरोप के समाज पर प्रभाव। पहले सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म का नियंत्रण था, इसे चुनौती दे पाना कठिन कार्य था। लेकिन यूरोप में आधुनिकता आई, यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, फ्रांसीसी क्रांति हुई, जिससे सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार हुआ। सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म के प्रभाव में कमी होना शुरू हुआ। जो धर्म आधारित मूल्य में सभी लोग एकमत थे, वो कमजोर हुआ, वो धराशायी हुआ। अब स्थान तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने ले लिया। लोग प्रश्न करना शुरू किए, लोग हर एक कारणों के पीछे, जो भी कारण होते थे उनके पीछे छिपे हुए सारी जानकारी को समझने का प्रयास करते थे। तो यह परिवर्तन लेकर आया।
उसी दौरान जैसे भू केंद्रित अवधारणाएं मौजूद थी वह कमजोर हुआ, क्योंकि वह धर्म पर आधारित था। पृथ्वी को संपूर्ण विश्व के केंद्र में रखा जाता था। लेकिन कोपरनिकस के खोज के कारण क्या हुआ? सूर्य केंद्रित अवधारणा जन्म लिया। यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार हुआ। जो परंपरागत मूल्य थे वह कमजोर हुआ। धर्म आधारित मूल्य एकमतता थी ना, भू केंद्रित अवधारणा, लेकिन कोपरनिकस ने इसको धराशायी कर दिया, कहा कि सूर्य केंद्रित अवधारणा। राइट दोस्तों। उधर से विलियम हार्वे ने रक्त प्रवाह की खोज, डार्विन द्वारा उद्विकास का सिद्धांत, यह सब जो है बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आया। फ्रांस की क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे मूल्यों का विकास किया, जिसका प्रभाव यह निकल के आया कि परंपरागत मूल्य व्यवस्था पर आधारित सामाजिक संरचना कमजोर हुई। जो परंपरागत एक व्यवस्था पर आधारित सामाजिक संरचना थी वो कमजोर हुई और स्वतंत्रता, समानता एवं सामाजिक न्याय के मूल्यों का विकास हुआ। फिर उसके बाद धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक शिक्षा के प्रसार के साथ उपरोक्त स्थिति की व्यापकता में वृद्धि हुई। इस पर मैंने डिटेल में आपसे चर्चा किया। परंपरागत समाज की तरफ प्रदत्त परिस्थिति की जगह अर्जित परिस्थिति के महत्व में वृद्धि हुई। अर्थात कि जो प्रदत्त परिस्थिति थी वंशानुगत पर, वंश के आधार पर आपको मिलती थी, अब अर्जित परिस्थिति। अभी मैंने आपको बताया कि योग्यताओं का अब स्थान शुरू हुआ, तो अर्जित, इससे सामूहिकता की भावना कमजोर हुई तथा व्यक्तिवादिता में वृद्धि हुई। भावनात्मक संबंध कमजोर हुआ और अवैयक्तिक एवं औपचारिक संबंधों का विकास हुआ। नातेदारी संबंध कमजोर हुए, आपको मैंने बताया, क्योंकि औद्योगिक क्रांति ने अब स्थान लिया। अब लोग गांव से शहर की ओर आगे बढ़े, नातेदारी संबंध कमजोर हुआ, सामूहिकता की भावना कमजोर हुई, भावनात्मक संबंध कमजोर हुए। अब संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवार में परिवर्तित होना शुरू हुआ। अर्थात कि जो परिवार संयुक्त में रहता था अब वह एकल परिवार में, अर्थात कि वह अगर गांव से शहर की ओर आ रहा है तो पति पत्नी एवं अविवाहित बच्चों के साथ वह शहर में बस जा रहा है, तो संयुक्त परिवार कमजोर हुआ। तो नातेदारी संबंध कमजोर हुई, तलाक की दर में वृद्धि, ये समस्याएं भी उत्पन्न हुई और पारिवारिक विघटन, अर्थात कि संयुक्त परिवार एकल परिवार में टूटने लगा। ये सब यूरोप के समाज की विभिन्न समस्याएं थी जिसके मूल में कहीं न कहीं आधुनिकता का उद्भव हुआ था। राजतंत्र कमजोर हुआ, क्योंकि 1688 में इंग्लैंड में लोकतांत्रिक आंदोलन, 1789 में फ्रांस में, तो एक लोकतंत्र की दिशा की ओर आंदोलन शुरू हुए और राजतंत्र कमजोर हुआ। जिस राजा को धर्म का समर्थन प्राप्त था वो कमजोर हुआ। औद्योगिक विकास के साथ आर्थिक विषमता में वृद्धि हुई। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से क्या हुआ? दो वर्ग जन्म लिए नगरों में, पूंजीपति श्रमिक वर्ग। पूंजीपति द्वारा श्रमिकों का व्यापक स्तर पर शोषण होना शुरू हुआ, क्योंकि पूंजीपति लाभ उन्मुख वर्ग करता है। अब क्या हुआ? इससे आर्थिक विषमता में वृद्धि हुई, क्योंकि श्रमिक एक ओर बहुत गरीब, बहुत बेकारी, भुखमरी में जीवन यापन, और एक ओर एकदम छप्पन भोग प्राप्त हो रहे हैं, पूंजीपति को महलों में रह रहे हैं और उनके लाभ में वृद्धि हो रही है। क्योंकि औद्योगिक क्रांति ने क्या काम किया? धन का महत्व बढ़ गया, धन की महत्व में वृद्धि हुई। वर्ग स्तरीकरण का विकास, अर्थात कि यहां पर अब वर्ग स्तरीकरण का विकास हुआ। पहले क्या होता था परंपरागत समाज में? तो उच्च और निम्न वर्ग का निर्धारण, उच्च और निम्न वर्ग का निर्धारण किससे होता था? धर्म आधारित। लेकिन ये ट्रेडिशनल समाज में, लेकिन मॉडर्न समाज में जो आधुनिकता आई, उस समाज में धर्म नहीं, धन के आधार पर, जो मॉडर्न समाज था।
धर्म पर आधारित जो समाज था वहां पर पोप और पादरी उच्च होते थे और राजा, आपके सामंत और कुलीन वर्ग दूसरे पे, और सबसे निम्न, ये जो निचला पायदान था ये दो भाग में था, एक व्यापारी और सबसे नीचे मजदूर और श्रमिक वर्ग। अब ये जो व्यापारी थे, जब आधुनिक समाज में उच्च और निम्न वर्ग का निर्धारण धन पर होने लगा, धर्म पर नहीं। धर्म तो कमजोर हो गया क्योंकि तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ यूरोप में। तो जब धन ने लिया तो अब ये व्यापारी उठ गए और यह उच्च वर्ग में आ गए। ठीक है, ये उच्च वर्ग में आ गए। तो एक नवीन प्रकार की शोषणकारी व्यवस्था का उद्भव हुआ। जिसके पास धन ज्यादा था वो उच्च, जिसके पास नहीं वो निम्न। और इन पूंजीपतियों के पास धन ज्यादा था और श्रमिकों के पास धन नहीं था, ये क्या काम करते थे, खूब शोषण शुरू कर दिए। सभी को समझ में आ रहा है? देखिए, बहुत अच्छे से समझना है। अब नगरीकरण जनित अनेक समस्याओं का, ये शोषणकारी व्यवस्था और नगरीकरण जनित अनेक समस्याओं का उद्भव हुआ। औद्योगिक क्रांति ने नगरों को जन्म दिया और नगरों के कारण एक ओर बड़े बड़े बिल्डिंग, दूसरी ओर स्लम एरिया, क्योंकि दो वर्ग तो नगर में आ गए थे, पूंजीपति श्रमिक वर्ग। जिनके पास धन था वह जो भी उपभोग की वस्तुएं थी खरीद सकते थे और उत्पादन के लिए निवेश कर सकते थे। श्रमिक वर्ग सिर्फ अपना श्रम दे सकता था। तो जिनके पास धन था वो बड़े बड़े बिल्डिंग में रहते थे, 56 भोग का सेवन करते थे, और जिनके पास धन नहीं था वो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे और 2 वक्त की रोटी के भी मोहताज रहते थे। तो नगरीकरण जनित अनेक समस्याओं का उद्भव हुआ। तो यानी यूरोप में इस आधुनिकता के विकास ने यूरोप के समाज में काफी समस्याओं का भी जन्म दिया। अर्थात कि एक और यूरोप में आधुनिकता जो था वह आधुनिकता यूरोप के समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आया। धर्म कमजोर हुआ, विज्ञान मजबूत हुआ, तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार हुआ, राजतंत्र कमजोर हुआ, लोकतंत्र आया। लेकिन कुछ नवीन प्रकार की समस्याओं को भी जन्म दिया जिसको हमने देख लिया। तो इन्हीं समस्याओं पर चिंतन शुरू हुआ, और जब चिंतन शुरू हुआ तो यह चिंतन किसके माध्यम से होगा, तो एक समाजशास्त्र विषय के माध्यम से होगा। और इस विषय के रूप में, इस विषय अर्थात कि समाजशास्त्र इन्हीं समग्र समस्याओं का समाधान ढूंढने में सहायक है। इसी कारण एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। सभी को समझ में आया? 1838 में आप इस समाजशास्त्र को देख सकते हैं। आखिरकार श्रमिक वर्ग क्यों गरीब और गरीब होता जा रहा है? ये नवीन प्रकार की शोषणकारी व्यवस्था क्या है? नगर के जन्म के कारण आखिरकार संयुक्त परिवार एकल परिवार में टूट रहा है और अब लिव इन रिलेशनशिप स्थान ले रहा है। आखिरकार एकल परिवार में टूटा तो संयुक्त परिवार में जो बूढ़े दादा दादी बचे उस गांव में, तो उनकी क्या समस्याएं हैं? अब ये नगरों में जो स्लम एरिया है उनकी क्या क्या समस्याएं निकल के आ रही? लोकतंत्र व्यवस्था तो आया, तो क्या इसमें भी कुछ समस्याएं हैं? तो इन सभी समस्याओं पर चिंतन शुरू हुआ और यह चिंतन और यह समस्याओं का समाधान एक समाजशास्त्र विषय के रूप में संभव हुआ। तो अगस्त काम्टे इस समाजशास्त्र विषय के क्या थे? पितामह थे। सभी को समझ में आया? तो हमने इस टॉपिक को आपको समझा दिया। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया। हमने पिछले क्लासेस में यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का आविर्भाव समझा। आज के टॉपिक में यूरोप में आधुनिकता के विकास का यूरोप के समाज पर प्रभाव। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वह टॉपिक क्या होगा दोस्तों, कि जो समाजशास्त्र के उद्भव में बौद्धिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है। तो अब उस बौद्धिक को समझेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक आएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा।
आपके लिए कितना बेहतरीन क्लासेस लिया है ना। और दोस्तों आपको ये पता है समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय का नया बैच प्रारंभ है, 16,999 फीस है। 15 जून के अंदर एडमिशन लेते हैं तो 3,000 का ऑफ है। और कोई भी आपको यदि काउंसलिंग कराना हो, अपना फ्री में काउंसलिंग है, आप सिर्फ फ़ोन घुमाइए और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका क्रैकेडमी ऐप का लिंक है, आप जाकर डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।